Hello everyone, I welcome you once again and dear student, good afternoon. Today we are just going to talk about a poem and its name is Dust of Snow written by Robert Frost. We will just first I would like to inform you the poem is from First Flight Class 10th NCERT. We will talk about the summary, dear student, theme, message and literary devices. फर्स्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट द पोएट. देखिए इस पोएम के जो पोएट है ना वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म डियर स्टूडेंट 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था. न्यू हैम्पशायर में खेती की कोशिश करने और विफल होने के बाद फ्रॉस्ट और उनकी पत्नी एलिनोर मिरियम 1912 में इंग्लैंड चले गए. यहाँ पर फ्रॉस्ट एडवर्ड थॉमस, रूपर्ट ब्रुक और रॉबर्ट ग्रेव्स जैसे समकालीन ब्रिटिश कवियों से मिले और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुए. फ्रॉस्ट की कविता मुख्य रूप से न्यू इंग्लैंड के जीवन और उसके परिदृश्य से जुड़ी हुई है. वह परंपरागत कवि थे. उनकी रचनाएं अमेरिका में प्रकाशित होने से पहले इंग्लैंड में भी प्रकाशित हो चुकी थी. डियर स्टूडेंट, ग्रामीण जीवन के यथार्थपूर्ण चित्रण और अमेरिकी देशज भाषा पर अधिकार की वजह से उन्हें साहित्य जगत में बहुत ज़्यादा सम्मान मिला. उनकी गिनती 20वीं सदी के लोकप्रिय और समीक्षकों के द्वारा सम्मानित कवि के रूप में भी की जाती है. फ्रॉस्ट को उनके लेखन के लिए ढेर सारे सम्मान मिले. सिर्फ कविता लेखन के लिए ही फ्रॉस्ट को 4 बार पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया. अब डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएम. बच्चों, ऐसा माना जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा डस्ट ऑफ स्नो के रूप में जाना जाने वाला कविता लंदन बुध के दिसंबर 1920 के अंक में फेवर शीर्षक के साथ प्रकाशित हुआ था. इस कविता को बाद में येल समीक्षा के जनवरी 1920 के अंक में स्नो डस्ट शीर्षक के तहत पुनः प्रकाशित किया गया था. आखिरकार इसे फ्रॉस्ट द्वारा कविताओं के प्रसिद्ध संग्रह में न्यू हैम्पशायर नामक संग्रहित किया गया था, जिसे वर्ष 1923 में प्रकाशित किया गया था. इस संग्रह ने पुलिट्जर पुरस्कार भी जीता था. अब इस पोएम की बच्चों सेटिंग क्या है उसके बारे में आपको कुछ बता दूं. यह कविता एक सर्दियों के दिनों पर लिखी गई कविता है. कवि जिस घटना का वर्णन कर रहे हैं ना वह कहीं और बाहर हो रही है. शायद वह अपने घर के पीछे. यह स्पष्ट है क्योंकि वह एक हेमलॉक पेड़ के ऊपर बर्फ का उल्लेख करते हैं. ये एक शंकुधारी पेड़ जो आमतौर पर पूरे उत्तरी अमेरिका में पहाड़ियों पर उगता है. चलिए अब मैं आपको ये आपका जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है इसकी मैं आपको हिंदी में समरी बताता हूँ. देखिए अगर हम बच्चों फर्स्ट स्टैंजा पे गौर करें तो अगर मैं इसको रीड करूँ, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. अब इन पंक्तियों में कवि कहना क्या चाहते हैं बच्चों सुनिए. कविता की इन पंक्तियों में कवि एक शीतकालीन दिन का वर्णन कर रहे हैं और वह बर्फ से घिरे रास्तों पर चलते हुए उन पेड़ों के नीचे से गुजर रहे हैं जो बर्फ से पूरी तरह से ढके हुए हैं. ऐसे ही चलते चलते शायद कवि एक पेड़ के नीचे पहुंचता है और खड़ा हो जाता है. बच्चों, जब कवि पेड़ की ओर देखता है तो उसे ज्ञान होता है कि यह पेड़ तो हेमलॉक पेड़ है. यह उत्तरी अमेरिकी शंकुधारी पेड़ था जिसे हेमलॉक कहा जाता था. इसकी गंध यूरोपीय पौधे की तरह प्रतीत होती है जिससे हेमलॉक के नाम से जाना जाने वाला यह जहर बनाया जाता था. इसलिए इसके नाम के आधार पर इस पेड़ का नाम रखा गया था. यह पेड़ कहीं से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देने वाला नहीं था. अर्थात यह कोई इस पेड़ को सकारात्मक पेड़ नहीं माना जाता है. और इन्हीं सब बातों के बीच जब कवि पेड़ की तरफ देखता रहता है, अचानक पेड़ से एक कौवा निकल कर आता है और उसे इस तरह अचानक हलचल करने से पेड़ में लदे हुए बर्फ लेखक के ऊपर पानी की बूंदों की तरह गिरने लगते हैं. अब लेखक यहाँ बर्फ की तुलना धूल के कणों से करते हैं, जिसमें फर्क सिर्फ इतना है कि बर्फ के कण सफेद हैं, परंतु बच्चों हवा में बहते ये बर्फ के कण धूल की तरह ही प्रतीत होते हैं. इस तरह इस घटना ने लेखक के हृदय में अपना स्थान एक बना लिया. अगर हम डियर स्टूडेंट अगर हम सेकंड स्टैंजा के बारे में बात करें तो यहाँ पर फ्रॉस्ट कहते हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड. इन पंक्तियों में कवि हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह बर्फबारी के स्नान ने उन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला. एक्चुअली कौआ
पेड़ से निकला, इस निकलने में वो कहीं पत्तियों से टकराया होगा, उन पत्तियों पर जो बर्फ जमी हुई थी वो धूल की तरह जो नीचे कवि खड़े थे उनके ऊपर गिरी। तो कवि कहता है कि इस बर्फबारी ने उनका जो है मूड चेंज कर दिया। उस दिन वह एक सुस्त और निराशाजनक मनोदशा में थे, और उस बर्फबारी गिरने से अचानक उनके दिल माने उस बर्फबारी ने अचानक उनके दिल को चकित कर दिया, और इस तरह उदासी की जगह उनके मन में एक उत्सुकता ने ले ली। इसके अलावा बर्फ के स्नान का एक और प्रभाव था बच्चों, जो कि कवि के ऊपर पड़ा था। वह कहता है कि वह विशेष दिन कुछ खास नहीं था, और इसी वजह से उस दिन में आगे कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकता था कवि। लेकिन लेखक मन ही मन ये सोच लिया था लेखक ने कि वो विशेष दिन माने वो दिन जिस दिन ये घटना हुई, इस घटना से होने से पहले लेखक ने सोच लिया था कि ये दिन आज बर्बाद चला जाएगा। हालांकि उसके कंधे पर धूल की तरह बर्फ के स्नान ने उनका मन बदल दिया था। इस घटना ने उन्हें महसूस कराया था कि वह दिन पूरा खराब नहीं था, कम से कम उस दिन का कुछ हिस्सा तो सुखद रहा था, क्योंकि इस घटना ने लेखक को एक नया अनुभव दिया था कि वह इसे खजाने के रूप में रखने के साथ साथ अपनी अद्भुत काव्य रचनाओं में से किसी एक के लिए भी इसे उपयोग कर सकता था। तो डियर स्टूडेंट, ये था इस कविता का हिंदी मैं एक्सप्लेनेशन। अब मैं ज़रा पानी पी के आता हूँ, फिर हम इसके थीम के बारे में, मैसेज के बारे में बात करते हैं। Okay, dear students, now let's talk about the theme. The poem Dust of Snow shows that even trivial things in life make big changes. These small things can change our situation for the better. Small things we do for other, knowingly or unknowingly, make the differences. In the poem, it is the crow's act of kindness done out of fear, perhaps, changes the mood of the poet. The poet receives this powdery snow as a gift from nature. He feels happy and he is grateful that someone has saved the part of his day from being wasted. तो डियर स्टूडेंट, थीम में भी ये बताया गया है कि कवि ये सोच रहा था कि वो जो है दिन उसका खराब चला जाएगा, लेकिन कौवे द्वारा ऊपर से बर्फ का गिराया जाना उसने उसे एक आनंद प्रदान किया, खुशी प्रदान की। अब हम बात करते हैं मैसेज के बारे में। Dust of snow, dear student, conveys the idea that we must appreciate small things in life as they are not unimportant. यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में घटित होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो सभी हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। बच्चों, आगे कवि ने ये मैसेज दिया है, दे कैन ब्रिंग significant changes in our life. The simple things we do for others make all the differences. Another idea, dear student, another idea projected in the poem is that we should not lose hope and feel depressed. We must take the hard times in our stride. We must think that something will happen to change our situation from bad to good. We therefore must have a spirit that is willing to change and appreciate small things in life. तो इसमें डियर स्टूडेंट कवि यही कहना चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में कभी होप खोना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी जरूर होती हैं जो आपकी बुरी स्थितियों को अच्छी स्थितियों में परिवर्तित कर देती हैं। अब हम लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस। यहाँ पर सिंबल्स की बात करें तो द पोएट हैज यूज्ड टू सिंबल्स। द क्रो इन द पोएम सिंबलाइजेज एन एजेंट ऑफ फियर और डेथ. The hemlock tree is generally associated with poison or toxicity. Unexpectedly, dear student, these two agents of nature, the crow and the hemlock tree, do something good unexpectedly. The scared crow shakes some of snow of the hemlock tree on the poet. The result is pleasant. The poet's mood changes and his depression vanishes. He feels light in spirit. Now,